नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर हम कमाल धमाल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप इस वीडियो को यूटिलाइज करने के लिए जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए आप स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना 20 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज फॉर बोर्ड 2025। और डेफिनेटली यार आपको इस वीडियो के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी मेन एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि इनको बिल्कुल हैंड पिक किया गया है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने चाहिए। तो आप पूछना चाहते होंगे कि सर कहाँ से आपने लिए हैं इतने हीरे वाले क्वेश्चन। तो यार इसके लिए मैंने एक किताब को रेफ़र किया है और वो है अपनी ओसवाल गुरुकुल की किताब जो कि है क्लास 12th की सैम्पल पेपर्स। और इस किताब को मैंने पर्सनली ऑर्डर किया और इसमें से मैंने आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर निकाला है। तो अगर आप भी इसको रेफ़र करना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर से क्या होगा, बेसिकली आपको कुछ बहुत ही कमाल के सैम्पल पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि फुली सॉल्व है और कुछ अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। साथ ही जो पिछले बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यार बिल्कुल मस्ट हैव किताब है और डेफिनेटली आपकी किताब ये जो किताब है टेबल पे होनी चाहिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास पहला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डैश ट्रेट इज़ नॉट इंक्लूडेड। देखो, जब भी आपको एमसीक्यू में इस तरह के कीवर्ड्स देखने को मिले जैसे नॉट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप उसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि आपको नॉट ही बताना है। वरना एग्जाम में क्या होता है भाई साहब, लास्ट टाइम पे हम हड़बड़ी में फिर जब आप आंसर लगाते हैं तो फिर आप आंसर लगा देते हैं क्या, अच्छा हाँ ओपननेस तो है ही ट्रेट, ठीक है। तो कई बार ऐसी गलती हो जाती है और फिर ये सबसे ज़्यादा हमें दुख प्रदान करती है। तो 5 फैक्टर मॉडल की यहाँ पर बात की गई है, मतलब पर्सनालिटी वाला जो अपना चैप्टर है वहाँ से प्रश्न आया है। अब देखो यहाँ से आपको कुछ नई बातें भी जानने को मिलेगी, उसको भी आप ध्यान रखना। जैसे बिग 5 फैक्टर जो मॉडल है किसने इसको दिया है, तो इस फैक्टर मॉडल जो है इसको दिया है पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। तो आप इनका नाम भी याद रखना है ना। यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 20 क्वेश्चन में कम से कम 100 फैक्ट्स देखने वाले हैं जो कि आपकी मेन एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो बिग 5 फैक्टर जो मॉडल है उसको किसने दिया है, पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे ने। तो ये आपको याद रखना है। मॉडल क्या था, हमने पढ़ाई था OCEAN, है ना। तो ओशियन मॉडल था जिसके अंदर ओपननेस, कॉन्सेंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबल न्यूरोटिसिज्म ना, ये सब हमने पढ़े थे। अब देख लो भाई सब कौन सा नहीं है, तो ओपननेस है, कॉन्सेंटियसनेस है, एक्स्ट्रावर्जन है। अगर आपको सिर्फ ट्रिक भी याद है ना, अंदर का आपको नहीं पता कि यहाँ पर OCEAN में क्या होता है ना, तो भी आपको पता लग रहा है यार ओशन में R तो आता नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफेक्टिव ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स रिक्वायर करती है एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान जो कि टेलर्ड रहेगा टू एथलीट्स स्पेसिफिक नीड्स एंड गोल, है ना। तो हर एक एथलीट के डिफरेंट नीड्स, गोल्स रहते हैं, उसके अलग स्ट्रेंथ वीकनेस रहती है, तो आपको उनके हिसाब से प्लान को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये बोलता है एसर्शन। रीज़न क्या बोलता है, रीज़न बोलता है कि भाई साहब एथलीट्स में वेरिंग एबिलिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस मेकिंग पर्सनलाइज ट्रेनिंग प्लान्स इसेंशियल रहता है ताकि आप एड्रेस कर सकें उनकी रिक्वायरमेंट एंड उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। तो बिल्कुल यार यही हमने सोचा भी था, है ना। तो क्या ये रीज़न इस असर्शन को एक्सप्लेन करता है, जी हाँ 100% करता है ना। तो करता है तो फिर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अपने पास कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है A को। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर्स भी टिक करके दे रखे हैं, तो आप लास्ट में जब PDF इसकी डाउनलोड करेंगे तो आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, एक तो रिजर्व्ड और इधर से आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास एग्रेशन और यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को देखो आप क्या कीजिएगा, जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप पॉज करना, आंसर कमेंट बॉक्स में देना और फिर आप आगे इसका सोल्यूशन देखना, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसने ट्रिक ये कर रखी है कि 1 2 3 4 5, है ना। ये जो 1 2 3 4 ये कौन से वाले हैं, ये वाले हैं, है ना। और ये 1 2 3 4 की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया इसने, ये इसको अंदर की साइड लिख रखा है ना। तो ये अंदर की साइड आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। जनरली हम मैच करते हैं कि 1 का आंसर ये, तो यहाँ पर आपको इस तरह से देखना पड़ेगा ना, 1 का आंसर ये। चलो तो अब बेसिक जो कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं। एग्रेशन क्या होता है कि एग्रेशन ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है ना, इसमें आपको कोई भी हार्म नहीं होता है, तो नो हार्म।
देन हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो आप सामने वालों को भाई साहब पीटने को उतारू हो जाते हो, है ना। तो 2 का आंसर आ जाएगा अपने पास क्या, तो 2 वाला आंसर आपको लगाना पड़ेगा 1 में, है ना। तो 2 का आंसर 1 कहाँ पे, तो ये 1 में ही है ना। तो इससे अपना आंसर आ रहा है वैसे तो, फिर भी और देख लेते हैं। हॉस्टाइल अपन ने क्या देखा, तो 2 का 1। इंस्ट्रूमेंटल वाला कहाँ पर आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल में नो हार्म, है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल में नो हार्म मतलब 2 में आना चाहिए 1, ठीक है। अभी इसको और अपन देखेंगे। देन असर्टिव और प्रोएक्टिव एग्रेशन में तो क्या होता है कि आप कैलकुलेटिव प्लानिंग करते हैं ना। तो यहाँ पर 4 का आंसर तो 4 रहेगा। तो 4 का आंसर 4 कहाँ पे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो मतलब आंसर तो अपना इन दोनों में से, तो इसको और इसको तो आप भगा सकते हो। असर्टिव में आप क्या करते हो, असर्टिव के अंदर बेसिकली आप यहाँ पर अपना कहाँ गया, थर्ड, है ना। तो असर्टिव में आप करते हो बेसिकली, हाँ असर्टिव में नो हार्म है, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इसमें, तो आपका तो होना लाजमी है। तो असर्टिव में कोई हार्म नहीं है, और इंस्ट्रूमेंटल के अंदर क्या हो जाएगा कि इंस्ट्रूमेंटल है तो आप सामने वालों को ऑफर अपॉलॉजीज भी कर दोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने गुचुड़ पुचुड़ कर दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो मतलब बेसिकली सेकेंड का आंसर 1 रहेगा। तो हॉस्टाइल एग्रेशन मतलब आप एंग्री और इम्पल्सिव हो जाएंगे, ठीक है। देन सेकेंड में अपने पास क्या है, तो हॉस्टाइल में एंग्री या इम्पल्सिव हो गया। देन सेकेंड असर्टिव के अंदर आपको लगाना रहेगा 2, मतलब नो हार्म इन असर्टिव। देन फर्स्ट का आ जाएगा आपका 3, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में आप ऑफर भी कर सकते हो अपॉलॉजी, और फोर्थ प्रोएक्टिव के अंदर कैलकुलेटेड प्लानिंग वे में आपकी चीज़ें चलेंगी। देन नेक्स्ट है द मोर फोर्स वन एक्सर्ट ऑन द डाउनवर्ड बाउंस द हायर द बॉल बाउंसेस। तो ये तो आसान सा है, न्यूटन बाई का थर्ड लॉ आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो एवरी एक्शन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, तो जितना तेज़ी से नीचे बाउंस होगा उतनी ही तेज़ी से आपकी बॉल ऊपर की साइड जाएगी। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन बाई का थर्ड लॉ। तो यहाँ पर आंसर अपनों ने मार्क कर रखे हैं, है ना। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, और अपने को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर आसन। देखो इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप एक बार ज़रूर से आसन की इमेजेस देख के जाइएगा, है ना। जब हमने आसन वाला चैप्टर पढ़ा था तो अच्छे से हमने इमेजेस और स्टिक डायग्राम्स के माध्यम से चीज़ों को देखा था। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मछली वाला पोज बन रहा है ना। तो कुछ पोज तो बहुत आसान होते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। तो मछली वाला पोज से मतलब ये हो जाएगा मत्स्य आसन, ठीक है। तो आसानी से हो रहा है ये। बाकी आप बाकी आसनों को भी एक बार इमेज जरूर से देखिएगा। देन नेक्स्ट अपने पास प्रश्न आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द बॉडी पार्ट्स मूवमेंट विथ वन अनदर। तो बॉडी पार्ट के जो मूवमेंट हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेट मतलब बेसिकली कपल बन रहा है वहाँ पे, है ना। सो कपल बन रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की कपलिंग एबिलिटी हो जाएगी। 7th प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, द इंडिकेशन ऑफ डैश इज ट्रू फॉर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होता है एक्सरसाइज का, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है कि आपकी एक तो हार्ट रेट बढ़ जाती है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, रिड्यूस नहीं होगा, तो ये वाला तो गलत हो गया। देन ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है अपने पास ये वी शेप सिटअप पोजीशन है, तो अपने को आइडेंटिफाई करना है लोड, है ना। तो देखो लोड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो बीच वाला पॉइंट हो जाएगा वो तो हो जाएगा फलक्रम, है ना। तो अगर आपसे फलक्रम पूछता तो हिप जॉइंट आपका फलक्रम है। देन ये वाला जो पार्ट है लेग्स और लोअर बॉडी का, ये आपका बन जाएगा क्या, लोड। तो लेग्स और लोअर बॉडी वाला पार्ट बन जाएगा आपका लोड। अब साथ ही जो एब्डोमेन है वो क्या बन जाएगा, तो एब्डोमेन से लगेगा आपका एफर्ट, है ना। तो एफर्ट कहाँ से लगेगा, एब्डोमेन से। तो ये जब हमने लेवर पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा था, है ना। तो एफर्ट ये हिप से आपका लगेगा क्या, फलक्रम, और ये हो जाएगा आपका लोड, है ना। तो लेग्स से लगेगा आपका, या लोअर बॉडी से आपका लोड लग रहा है। देन 9th वाला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पर पूछा गया है, ए स्केटर इज ग्लाइडिंग ऑन आइस वॉल continuing gliding with the same speed in the same direction unless an external force acts upon it, है ना। तो आप ने अगर न्यूटन्स के लॉ पढ़े हैं तो यहाँ पर ये न्यूटन बाई का जो फर्स्ट लॉ है ना, कि अ बॉडी विल कीप ऑन मूविंग अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो वो हो जाएगा अपना न्यूटन बाई का फर्स्ट लॉ, है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ कमिटीज़ दे रखी है 10th वाले क्वेश्चन में, और अपने को इसको फंक्शंस से इसको मैच करना है। तो देखो टेक्निकल कमेटी का काम रहता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। फाइनेंस कमीशन मतलब कमेटी मतलब जहाँ पर भी पैसों वाला काम में आएगा, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा अपने पास सी।
ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर पहुंचाना लोगों को, तो ए आ जाएगी ट्रांसपोर्ट कमेटी। एंड फर्स्ट एड कमेटी क्या होती है, ये बेसिकली आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा डी। तो मैच कर लेते हैं इसको, है ना। तो फर्स्ट का आंसर बी, फर्स्ट का बी कहाँ पे, तो ये और ये तो आपके कट जाएंगे। देन सेकंड का आंसर है सी, फाइनेंस कमेटी, तो सेकंड का सी भी दोनों में है। देन थर्ड ट्रांसपोर्ट कमेटी, थर्ड का ए, है ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कटते जाए उसको काट भी दिया करो। देन लो लेवल ऑफ डैश मिनरल विल लीड टू एनीमिया, तो यार ट्राइबल एरिया में ये एनीमिया की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। देन महिलाओं के अंदर ये वाली जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और इसके लिए सरकार है ना राष्ट्रीय एनीमिया मिशन इस तरीके वो भी यहाँ पर चलाती है। एक सिकल सेल एनीमिया है ना, वो भी इसी से ऑलमोस्ट रिलेटेड रहता है। आयरन फॉलिक की टैबलेट्स दी जाती है, तो आयरन फॉलिक की टैबलेट दी जा रही है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, कमी हो जाएगी आयरन की, तो ये आपको याद रखना है ना। और अगर घरेलू इलाज इसका हम देखें तो जो गुड़ रहता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा रहती है, तो एनीमिया के पेशेंट्स को गुड़ भी रेकमेंड किया जाता है। तो लो लेवल क्या रहेगा, आयरन का, और इससे क्या हो जाएगा, एनीमिया की समस्या हो जाएगी, है ना। तो ये आंसर अपनों ने यहाँ पर टिक कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, और 12वां प्रश्न है कि किसको अपन क्रोकोडाइल पोज बोलते हैं। तो अगर आपके पास 10th तक संस्कृत थी तो आपको पता होगा कि क्रोकोडाइल को संस्कृत में मकर बोलते हैं, है ना, मकर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है मकर वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। और नहीं थी संस्कृत तो एक बार आप वो इमेज देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको अपन मकरासन बोलते हैं, है ना। और क्रोकोडाइल पोज इज ऑल्सो नोन एज मकरासन, तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देन नॉकआउट टूर्नामेंट को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आसान सा प्रश्न है ना। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, पहली फुर्सत में निकल, तो जो भी मैच हारता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन टूर्नामेंट को ही आप नॉकआउट टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। सो एलिमिनेशन टूर्नामेंट इज ऑल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट, है ना। और राउंड रॉबिन को एक और किस नाम से जानते हैं, उसको हम लीग के नाम से जानते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में बेसिकली आपका लीग मैचेस भी हो सकते हैं और नॉकआउट मैचेस भी हो सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपने पास 14th प्रश्न, है ना। तो 14th प्रश्न में क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, मतलब अगर बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पर क्या एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होगी, है ना। तो देखो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड्योरेंस मतलब उनका स्टैमिना बढ़ेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। तो 3 चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन देखो एक यहाँ पर दिख रहा है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, तो बच्चे एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा ना डिप्रेशन में जाएंगे, और उल्टा अगर डिप्रेशन में तो उससे बाहर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देन 15th प्रश्न है कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन रिजल्ट ड्यू टू टार्सल कंडीशन, है ना। तो यहाँ पर टार्सल कंडीशन से आपको क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए सर ये टार्सल कहाँ पर होता है ना। तो ये जो देखो जो अपने पाँव के पंजे की ये होती है ना, इन बोन्स को अपन टार्सल बोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टार्सल बोन्स हैं, अगर इसमें कोई इरेगुलरिटी आ जाएगी तो आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लैट फुट वाली समस्या आ सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो, देखो शोल्डर वगैरह तो आएगा नहीं, लॉर्डोसिस आएगा नहीं, नॉक नी कहाँ पे, घुटनों से रिलेटेड है ना। सो आपके जो घुटने हैं वहाँ से रिलेटेड रहता है नॉक नी, तो नॉक नी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, पैर के पंजे में रहता है टार्सल बोन्स, तो अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर वो आपको फ्लैट फुट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और ये टार्सल याद रखना है बेसिकली, है ना। एक टॉर्सो रीजन अलग होता है और ये टार्सल है, टार्सल रहता है कहाँ पे, आपके पैरों के पंजे में, यहाँ पर ये वाली बोन से रहती है। तो यहाँ पर अपने आंसर भी मार्क कर रखे हैं। बढ़ते अब हम आगे, और यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में एसर्शन रीजन कि विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कि जो विटामिन डी है हमारी बॉडी स्टोर कर ही नहीं सकती। तो क्या लगता है आपको, है ना। और दूसरा बोलता है कि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी KEDA, है ना। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी ए, तो ये जो 4 हैं ये तो फैट सॉल्युबल होते हैं, इसका मतलब तो रीज़न तो सही है। अब फैट सॉल्युबल है, हमारी बॉडी के अंदर फैट है, तो क्या विटामिन डी फैट में घुलेगा नहीं, घुल जाएगा आसानी से, है ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन जो ये है, मतलब असर्शन है, वो गलत है। तो हम देख लें यहाँ पर ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो बी और सी विटामिन रहते हैं, ये बी और सी विटामिन रहते हैं वाटर सॉल्युबल, मतलब ये पानी में घुलते हैं, तो ये हमारी बॉडी में ज़्यादा टिकते नहीं है। मतलब आप जैसे ही लोगे इसको, ये जब भी आप है ना वॉशरूम जाओगे तो ये बाहर हो जाएंगे। तो बी और सी बॉडी में टिकते नहीं है, जबकि डी टिक जाता है बिकॉज वो फैट में स्टोर होता है। 17th प्रश्न है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। देखो यहाँ से आपका आएगा न्यूटन बाई का सेकंड लॉ,
सो न्यूटन का सेकेंड लॉ से एक इक्वेशन बनती है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब प्रश्न में बोल रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। लेकिन अगर जब आप m को नीचे ले जाओगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इक्वल्स टू एफ बाय एम। तो m आ जाएगा डिवाइड में है ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो a क्या हो जाएगा, a विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास है ना। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है कि इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, सो इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। बेसिकली न्यूटन बाई के सेकेंड लॉ से ये वाला प्रश्न सॉल्व हो रहा था। अब ये प्रश्न पूछा गया है जहाँ पर महिलाओं से रिलेटेड जो हमने समस्याएं पढ़ी थी जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को पढ़ा गया था, तो वो कैरेक्टराइज बाय होता है हैवी एंड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हैवी है, लॉन्ग टर्म मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो क्या होगा। तो देखो लॉन्ग टर्म जब भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी तो वहाँ पर एक टर्म आती है मेनोरेगिया है ना, तो मेनोरेगिया, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए मेनोरेगिया है ना। तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको इसको ऐसे याद रखना है कि हैवी एंड लॉन्ग टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, मेनोरेगिया। देन उसके बाद और जो टर्म्स है इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें है अपने पास पॉलीमेनोरेया, तो इसमें क्या होता है, शॉर्टर देन 21 डेज। तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या जो आपका मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है वो 21 डेज के अंदर आ जाता है तो फिर अपन इसको बोलते हैं पॉलीमेनोरेया। और जब ये 35 डेज से ग्रेटर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। और मेट्रोरेगिया क्या होता है कि जब साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, मिस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रो है ना। तो आजकल आपने देखा होगा ना, जैसे दिल्ली में या कहीं पे भी मेट्रो मिस हो जाती है लोगों की है ना, तो मिस होना मतलब क्या है, तो आप इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हो कि मेट्रो से मिस मतलब यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स मिस हो रहे हैं है ना। और ओलिगो मतलब 35 दिन से ज़्यादा समय लग रहा है, पॉली मतलब 21 दिन से कम, और मेनोरेगिया मतलब क्या हो रहा है कि हैवी एंड लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। देन उसके बाद 19वां और 20वां प्रश्न, एक इमेज है यहाँ पर अपने पास। तो मसल फाइबर्स एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में, एंड सैम लव्स स्पोर्ट्स एंड वाज कंफ्यूज्ड हाउ स्लो ट्विच फाइबर्स हेल्प्स इन स्विमिंग। उसके जो कोच है उसने उसको एक्सप्लेन भी किया अबाउट द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ स्लो ट्विच फाइबर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन आपको बताना है कि स्लो ट्विच फाइबर्स जो हैं वो क्या कंटेन करते हैं। तो देखो स्लो ट्विच फाइबर जो कंटेन करते हैं वो रहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है ना। तो जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रहते हैं वो आपकी यहाँ पर स्लो ट्विच फाइबर्स के अंदर रहते हैं। और ये स्लो ट्विच फाइबर से क्या होता है, बेसिकली आपका जो स्टेमिना रहता है ना, स्टेमिना या एरोबिक कैपेसिटी जो आपकी रहती है वो इंक्रीज़ होती है। तो जनरली जो मैराथन रन करते हैं, स्विमिंग में भी क्या होता है, आपको स्टेमिना की आवश्यकता रहती है, इसलिए स्विमिंग के अंदर आपको स्लो ट्विच फाइबर की आवश्यकता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रहते हैं जो कि आपकी बॉडी को मदद करते हैं लंबे समय तक किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। देन अगला प्रश्न है 20th प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ व्हाट द कलर ऑफ स्लो ट्विच फाइबर बिकम्स रेड। तो कलर ऑफ स्लो ट्विच फाइबर रेड हो जाता है किसके कारण। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज रहती है ना, कैपिलरीज का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहता है, और इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के चलते क्या होता है कि यहाँ पर जो कलर होता है स्लो ट्विच फाइबर्स का वो आपको रेड देखने को मिलता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपने भी इसको सॉल्व किया होगा, और यहाँ पर इसका जो लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट से ही था है ना। कुछ प्रश्न इजी थे, कुछ थोड़े अच्छे भी थे, कुछ मॉडरेट थे। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स के अंदर, और मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट कमाल धमाल किसी वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय